तो नमस्कार बच्चों, आज के सेशन हम देखेंगे ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे और देखते हैं इसका और इसको समझने की कोशिश करेंगे और ये काम कैसे करता है और ये ओम्स लॉ कहाँ कहाँ पे यूज होता है। हमारे जो घर में भी यूज होता है ओम्स लॉ, हमारे सर्किट में भी, घर में जो सर्किट है उसमें भी ओम्स लॉ यूज होता है, लेकिन उसी को हम समझने का कोशिश करेंगे और देखते हैं ओम्स लॉ कैसे काम करता है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ओम्स में पता है कि ओम्स लॉ का मतलब होता है सीधी सी, यानी कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये है ओम्स लॉ। हमको कहने का मतलब हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि ओम्स लॉ में तीन इंपॉर्टेंट चीज यूज किया जाता है। एक वोल्टेज, एक करंट और रेजिस्टेंस, ठीक है। ये तीनों, वोल्टेज को हम V से डिनोट करते हैं, करंट को हम I से और रेजिस्टर को हम R से, ठीक है। और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम्स, करंट का एम्पियर, वोल्टेज का वोल्ट, ठीक है। ये याद रखना है। ओम्स लॉ अगर हम सिंपली समझे तो किसी भी कंडक्टर में, सपोज दैट एक कंडक्टर है, मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है। यहाँ पे आप रेजिस्टर का मतलब ये सिंपल, अगर रेजिस्टर मत मानिए, रेजिस्टर का मतलब ये मान लीजिए कि यहाँ पे एक पंखा लगा है, ठीक है। पंखा एक लोड हो गया, लेकिन हम पंखा को हम थोड़ी देर के लिए, हम मान लीजिए हम कुछ वहाँ पे, हाँ पंखा भी लगा सकते हैं, एक लोड रेजिस्टर काम करता है, वो भी रेजिस्टेंस है। तो ये जो, या फिर कोई वायर है, मान लीजिए सिंपल अगर समझने के लिए पहले वायर मान लीजिए, एक वायर है, इसके बीच में या रेजिस्टर पंखे लगा हुआ है, ठीक है, हटाइए। तो पंखा लगा है और इसके अगर हम करंट सप्लाई, यहाँ से वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज है, इसके अंदर हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं, ये जो इसके अंदर वोल्टेज सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ के हिसाब से यहाँ पे जो है ना, कुछ भी लगा हो तो यहाँ पर यानी कि उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होगा। जैसे ये करंट इसके इसमें दौड़ेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है, सीधी सी बात, रेजिस्टेंस होगा। कोई भी चीज़ लगा है, कोई भी अप्लायंस, होम अप्लायंस या फिर पंखा फैन कुछ भी लगा हो, कूलर, तो एक प्लस लोड होते हैं, वो रेजिस्टेंस भी होता है। तो यहाँ पर करंट को रेजिस्टेंस करता है। तो ओम्स यहाँ पे अगर इस जगह पर अगर हम कोई मेटल की यूज करें तो अलग अलग काम करता है मेटल, ठीक है। यानी कि उस रेजिस्टेंस को हम कम करने के लिए सर्किट में अलग तरह से यूज किया जाता है। सर्किट में रेजिस्टेंस अलग अलग ऐसे हम डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है, ऐसे डिनोट कर सकते हैं, सर्किट में ऐसे डिनोट करते हैं। और इस जो रेजिस्टेंस है सबका अलग अलग होता है, हर एक मेटल सबका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये करंट को कितना रेजिस्ट, ओम्स लॉ का मतलब है करंट को, किसी मटेरियल को रेजिस्टेंस चेक करना। सीधी सी ओम्स ने जो खोज किया था इस चीज़ को, तो ओम्स लॉ ने सिर्फ यही काम किया था कि, यानी कि वोल्टेज पहले ही वोल्टेज वाला साइंटिस्ट अलग था, करंट वाले साइंटिस्ट अलग है। ये दोनों को यूज करके ओम्स ने किसी भी मटेरियल को रेजिस्टेंस को चेक किया और उसको नाम दिया रेजिस्टेंस। सिंपली यही समझिए। तो रेजिस्टेंस मतलब किसी भी, कोई भी मेटल करंट को कितना रेजिस्ट करता है, इसी को रेजिस्टेंस करता है और इसी को ओम्स लॉ करते हैं। तो इसको हम निकालने के लिए, हम किसी भी कंडक्टर से अगर करंट पास होता है, अगर हम वोल्टेज देंगे तभी इसके अंदर करंट दौड़ता है, ठीक है। तो किसी ये कंडक्टर मान लीजिए, इसको वायर है, और अगर हम वायर को यहाँ से हटा देंगे तो ये करंट पास नहीं होगा, यानी क्लोज सर्किट चाहिए, फर्स्ट क्लोज सर्किट चाहिए। तो यानी कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है और V इक्वल टू IR होता है। मतलब नहीं, ये जो गलत है, ये इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहले करंट लिखते हैं। और इस जो मेटल लगा है या मटेरियल है, इसकी कितना रेजिस्टेंस है, इसी को ब्रेक किया है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ने। उस कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसी को, कोई भी मेटल का कांस्टेंट टेम्परेचर में हम ओम्स लॉ फाइंड आउट करते हैं, रियल।
तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ब्रेक करने के लिए हम आर को यूज करते हैं, और आयत करंट है, और इसी को हम डिफाइन करते हैं ओम्स लॉ के रूप में। क्योंकि आर को ओम्स ने सिर्फ आर को खोज किया, आर का मतलब क्या है, तो रेजिस्टेंस, किसी भी मटेरियल में रेजिस्टेंस को खोज किया ओम्स ने, और ये जो वोल्टेज है एक अलग चीज़ है, एक वोल्ट वाले अलग खोज किया, एम्पियर अलग खोज कर चुका है। तो सिंपली यहाँ समझ जाइए, इसको हम अलग अलग फाइंड कर सकते हैं, मैथमेटिकली टर्म है। यहाँ पर आप ऐसे, यहाँ पर करंट को ऐसे लिख सकते हैं, वोल्टेज इजकल टू आर, और रजिस्टर को आप ऐसे लिख सकते हैं, वोल्टेज इजकल टू आई। ठीक है, कहने का मतलब इसको तीनों को फार्मूला को हम यूज करते हैं, ऐसे सर्किट यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये तीनों दिया हुआ, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। वोल्टेज इजकल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पर करंट इजकल टू वी बाई आर, रेजिस्टर इजकल। तो तीनों आप समझ चुके हैं, अब थोड़ा सा आगे समझते हैं क्या है। चलिए इस सर्किट को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 ओम का रजिस्टर है, तो इसको करंट को निकालना है। तो सिंपल से है, एक सर्किट आपको पता है कि करंट को निकालने के लिए वोल्टेज इज इक्वल टू रजिस्टर। तो यहाँ पे 6 यानी कि 18/6 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ठीक है, ये निकल जाएगा इस सर्किट का। इसको भी अगर ये क्या कर रहा है, रजिस्टर यहाँ पे दे रखा है करंट, यहाँ वोल्टेज निकालना है। तो यहाँ पर वोल्टेज निकालने के लिए क्या होगा, वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 1 और 13, 1 गुने 13 इज इक्वल टू 13 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज निकल गया 30 वोल्ट। यहाँ पे सेम ऐसा भी यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप ये दिया है, ठीक है, ये दे रखा है, तो आप यहाँ पे लगा सकते, फार्मूला है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्ट बाय करंट, यानी कि वोल्टेज इज इक्वल टू कितना है 8 और करंट इज इक्वल टू 4, 2 मतलब 2 ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 2 ओम हो गया इसका रेजिस्टेंस। ये तो चलो हम निकाल सकते हैं, मैथमेटिकल ऐसे निकाला जाता है जनरली, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, ये जो दिया है रजिस्टर है। ठीक, सॉरी रजिस्टर नहीं है, एक स्लोप लाइन है। ठीक है, अगर हम एक मैथ के हम समझते हैं थोड़ा सा, ये स्लोप है रजिस्टर, ये करंट और ये वोल्टेज है। ओम्स लॉ के लिए स्लोप चाहिए, यानी कि स्लोपिंग डायग्राम चाहिए, तभी ओम्स लॉ काम करेगा। और अगर हम इस डायग्राम का हम यूज करेंगे ऐसे या फिर ऐसे, तो ये यहाँ पे ओम्स लॉ काम नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे ओम्स लॉ फेल हो जाता है कहने के लिए। तो यहाँ जो है रजिस्टर R और R2, या फिर यहाँ पर मान लीजिए कोई भी यहाँ पर है इस तरह के, और यहाँ से 1 2 3 4 R1 R2 R3 R4। ठीक है, और यहाँ पर वोल्ट करंट है, करंट। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज। तो यहाँ पे ये समझिए कि जो आपको ये जो है ना लाइनिंग, रजिस्टर सीधी सी लाइनिंग, रजिस्टर मतलब लाइनिंग मतलब रजिस्टर होता है। तो जो लाइनिंग है, ये जो स्लोप है, ये स्लोप को हम अक्सर हम करंट के हिसाब से हम उसको फाइंड आउट करते हैं। अगर ये स्लोप करंट, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, दुश्मन मतलब एक दूसरे अपोजिट जाता है। अगर ये जितना पास रहेगा, इसके मतलब करंट की वैल्यू यहाँ अगर ये है, यहाँ मतलब करंट ज़्यादा है और रजिस्टर कम है, ये रेजिस्टेंस। ऐसे ही यहाँ पे इसके पास ये है, तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम होगा, मतलब रजिस्टर R ये जो है ना, ये ज़्यादा होगा, उसके बाद कम होगा, यानी कि R4 ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R2 R1। ये ऐसे फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि जितना स्टीप हो रहा है, यानी कि फ्लैट ज़्यादा हो रहा है, ये है फ्लैट ज़्यादा, उससे कम ये है, ये स्टीप ज़्यादा है, स्टीपेस्ट माना गया है, ये ज़्यादा स्लोप। और एक करंट के जितना पास रहेगा, इसके मतलब रेजिस्टेंस कम है।
करंट ज़्यादा है यहाँ का मतलब इस जगह पर करंट ज़्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस स्टीप का मतलब ये है कि करंट यहाँ ज़्यादा फ्लो हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है। यहाँ का मतलब ये है कि यहाँ पे स्टीप हो रहा है, इसके मतलब ये सब कंडीशन है। यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट है, याद रखना, ठीक है, वोल्टेज कांस्टेंट है। और उस जगह पे हम करंट को मेजर करते हैं। अक्सर करंट को रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं करंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यानी इससे जितना जो दूर जाएगा, करंट से जितना ये दूर रहेगा, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा रहेगी, याद रखना। चाहे इस ग्राफ को अगर हम सिंपली समझें, अगर हम सिंपली समझें तो थोड़ा इसको मिटा देते उसके बाद समझते, ठीक है। मान लीजिए वो ग्राफ ये है, ठीक है, इसमें 2 रजिस्टर है, तो ये करंट से जितना दूर रहेगा ना, यानी कि ये फ्लैट ज़्यादा है, यानी कि वोल्टेज के फ्लैट होते जा रहा है, ठीक है, ऐसे आ जाएगा तो ये ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पर R3 डाल दें तो ये इससे ज़्यादा है। कहने कि यहाँ पर हो जाएगा R3 ज़्यादा, उसके बाद R2, उसके बाद R1, ठीक है। यहाँ पर इसे काम करेगा, यानी कि करंट से जितना दूर रहेगा उसकी वैल्यू उतना ही अच्छी ज़्यादा रहेगी। और ये वोल्टेज और करंट के ग्राफ है, ठीक है, वोल्टेज करंट। ये ओमिक कंडक्टर या फिर ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ऐसे ही ग्राफ। अगर हम इसी को हम सपोज दैट इसको हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए एक चीज़ करते हैं, इसको चलिए हम एक चीज़ समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक ये है, ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर 1, इसके अंदर 2, इसके अंदर 3, इसके अंदर 4 रजिस्टर लगा देते हैं, R1, R2, R3, R4, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, एक और बना लेते हैं इधर। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी ऐसे काम करते हैं। यहाँ पर R1, R2, R3, R4, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको करंट कर देते हैं, इसको करंट, इसको कर देते हैं वोल्टेज, इसको कर देते हैं, ठीक है, यहाँ वोल्टेज हो गया। और इसको कर देते हैं करंट, इसको कर देते हैं वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ से ये समझिए कि दोनों अलग है। यहाँ पे स्लोप y एक्सिस में जो है, y एक्सिस के में है करंट, इधर y एक्सिस में है वोल्टेज। तो इसका जो वैल्यू है ना, ये चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे भी वही फार्मूला याद करना है कि रजिस्टर जितना करंट से दूर रहेगा उतना वो वैल्यू ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे वही वैल्यू लागू है। यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी कि ये रजिस्टर करंट से दूर है, इस करंट वाला ग्राफ एक्सिस की तरफ से, तो वो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब R1 ग्रेटर देन R2, उसके बाद ये R3, उसके बाद R4। इस ग्राफ के लिए आपको भी ये ज़्यादा होगा, उल्टा R4। उल्टा का मतलब ये करंट, ये जो R4 रजिस्टर है, ये स्लोप इससे दूर है, तो ये वैल्यू रजिस्टर की वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाए। क्योंकि अक्सर स्लोप के मतलब रेजिस्टेंस से मानते हैं, समझे, क्योंकि स्लोप वही होबे करता है यहाँ पे, इस जगह पे, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ये इसके बाद R2, उसके बाद R1, ठीक है। यहाँ पे ऐसे काम करता है, क्योंकि करंट से जितना दूर रहेगा ये उतना वैल्यू ज़्यादा रहेगा, ये जितना पास रहेगा, क्योंकि अक्सर करंट जो होता है ना, अपोजिट फ्लो ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और रजिस्टर काम करता है कि वो जो रजिस्टर है वो करंट को फ्लो होने से रोकता है, रेजिस्ट करता है। यहाँ पे ये कम रेजिस्टेट कर रहा है, यहाँ करंट कम हो जाएगा,
रजिस्टर ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर रजिस्टर कम हो जाएगा, करंट ज़्यादा हो जाएगा इस स्लोप के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ वोल्टेज होगा, ये दोनों ग्राफ होती है, ये दोनों ग्राफ ओम्स ग्राफ मानते हैं, ओम्स ग्राफ है, ठीक है। और ओम्स ग्राफ में अक्सर हम, चलिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अगर हम देखें ये सब जो ग्राफ है नन ओम्स ग्राफ, नन ओम्स ग्राफ, सॉरी नन ओम्स, वो एस ओम्स सीधा मान लीजिए ओम्स, ठीक है, ओम्स ग्राफ। यहाँ पे नन ओम्स ग्राफ में अगर हम देखें तो नन ओम्स ग्राफ के अंदर सीधी सी बात है, नन ओम्स ग्राफ अगर देखें या इस तरह का अगर देखें, ठीक है, इस तरह का देखें तो तीनों का ग्राफ है। यहाँ वोल्टेज, यहाँ करंट, ठीक है, यहाँ पे भी वोल्टेज, करंट, तो नन ओम्स ग्राफ ऐसे हो सकता है, नन ओम्स ग्राफ ऐसे हो सकता है, नन ओम्स ग्राफ ऐसे करके ऐसे भी हो सकता है। तो ये सब जो है ना नन ओम्स ग्राफ कह सकते हैं, या नन ओमिक सेमीकंडक्टर ग्राफ कह सकते हैं। इस तरह ग्राफ जो है ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है, यानी ओम्स लॉ इस सब ग्राफ के सामने फेल हो जाता है, ठीक है। सीधी सी सिंपली ऐसे समझ जाइए। उसके बाद हम ओम्स लॉ का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम ओम्स लॉ की अगर हम बात करें तो ओम्स लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो है ना, मान लीजिए ये रजिस्टर है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा सीरीज सर्किट डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ वोल्टेज हो गया, यहाँ रजिस्टर आर हो गया, रजिस्टर आर टू हो गया, यहाँ करंट पास हो रहा है, ठीक है, करंट आई हो रहा है। यहाँ मान लेते हैं 5 ओम, यहाँ मान लेते हैं 4 ओम, यहाँ मान लेते हैं कुछ भी मान ले, यहाँ पर 3 एम्पियर, ठीक है। यहाँ वोल्टेज मान लेते हैं 10 वोल्ट। तो सीधी सी बात है, इसको हम, ये चीज़ें हम सर्किट है, अब मान लीजिए हम किसी को हम करंट, इसको हम निकालना है, ये करंट नहीं मेरे को पता है, ठीक है, और रजिस्टर दे रखा है, अब हमको करंट को निकालना है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ये करंट यहाँ से निकालना है, तो करंट हम आसानी से निकाल सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्वल, ये दोनों को जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 इजकल टू 6 5 5 4 10 दे देते हैं यार, इसको भी यहाँ पे 6 कर देते हैं ताकि बराबर हो जाएगा 10 ओम, ठीक है, समझने के लिए। आर इक्विवेलेंट 10 हो गया। तो यहाँ ओम्स लॉ के हिसाब से, ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज इजिकल टू आई आर, तो हमको करंट निकालना है, आई इजिकल टू वोल्टेज बटा रजिस्टर। तो वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 10 वोल्ट, करंट भी, रजिस्टर कितना है, इक्विवेलेंट रजिस्टेंस 10, तो दोनों कट गया, यानी कि 1 एम्पियर, ठीक है, यानी करंट जो है 1 एम्पियर निकल गया, ठीक है। यहाँ पे ये सर्किट हो गया। दूसरी सर्किट अगर हम देखें, यहाँ पे अगर दिया, चलिए मान लीजिए सर्किट है, यहाँ पे R1 दे रखा है 5 ओम, ठीक है। R2 मेरे को पता ही नहीं है, R2 मेरे को पता नहीं है, क्वेश्चन है।
R2 क्वेश्चन है, ये दे रखा है, ये आपको दे रखा है करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है, यानी कि वोल्टेज दिया है 10 वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज 10 वोल्ट। इसको हमको निकालना है, वो कैसे निकलेगा? तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले मेरे क्या करना होगा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा R, यहाँ से R1 प्लस R2 हो जाएगा, इसको R1 R, ठीक है, तो 5 प्लस R2 मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से चलिए, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 5 प्लस R2, ये हो गया। अब क्या कर रहा है, करंट फार्मूला क्या कह रहा है यहाँ पे, तो करंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज बटा करंट, है ना, वोल्टेज है 10 वोल्ट, करंट 1, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, ये 5 प्लस R2 इज इक्वल टू 10, यहाँ से R2 इज इक्वल टू 5 में से 5 ओम निकल जाएगा यहाँ से, मतलब यहाँ 5 ओम है, 5 ओम निकल गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत आसानी के साथ। ये है सीरीज सर्किट, ये सीरीज रेजिस्टेंस इस कंडीशन। अगर हम आगे देखें, अगर आगे हम देखें सपोज दैट इस कंडीशन में 2 रजिस्टर है इधर, ठीक है, एक इधर भी है, इधर भी है। अब देखिए, अब यहाँ पे R1 R2 R3 R4 मेरे को निकालना है, क्वेश्चन है। ये 2 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया। करंट आपको I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, ठीक है, वोल्टेज इज इक्वल टू 10 वोल्ट। समझने के लिए निकालते हैं, हमको R4 निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, सब चीज़ दे रखा है, आपको ये निकालना है। तो इस चीज़ को निकालने के लिए ये है पैरेलल सर्किट, इसको निकालने के लिए इसका जो फार्मूला है, पहले ये दोनों जोड़ देंगे, इसके बाद ये करेंगे। तो ये दोनों जोड़ दीजिएगा, तो 7 ओम। इसको निकालने के लिए इसका जो सर्किट होता है, पहले ऊपर वाले सर्किट इक्विवेलेंट कीजिए, यानी कि इसको जोड़िए, यानी कि 4 3 7। इसको अगर सर्किट को हम ब्रेक करें, ऐसे भी लिख सकते हैं हम 7 ओम 7 ओम, ठीक है, नीचा भी एक रजिस्टर है ना, इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर निकाल लेते हैं। तो 2 प्लस R4, ये जो रेजिस्टेंस होगा 2 प्लस R4 हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस 2 प्लस R4, इसको निकालना है। उसके बाद ऐसे है ना, अब निकालने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज है 10 वोल्ट, करंट है 5 एम्पियर। अब यहाँ से हम पैरेलल सर्किट में हम चल जाते हैं। पैरेलल सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/2 प्लस R4 हो जाएगा, ठीक है, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। इसको कैलकुलेट हम करते हैं जनरली, इसको कैलकुलेट करेंगे बाद में, पहले हम फार्मूला पे चल जाते हैं। R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I, यहाँ से वोल्टेज इसको 10 5, यानी कि 10/5, मतलब 5 ओम, ठीक है। और यहाँ पे R इक्विवेलेंट वैल्यू कितना है, 1/7, इसको रख दो, 1/7 प्लस
1/2 प्लस R4, यहाँ से 5 ओम। ठीक है, अब इसको हम निकालेंगे, निकल जाएगा। अगर हम कैलकुलेट करेंगे, मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको पहले कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते हो, या फिर हम इसी को उधर भेज देते हैं। R4 प्लस 2 5 माइनस 1/7 इज इक्वल टू 5, 7 5 35 माइनस 1/7, 35 माइनस 34/7। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, गुना करके हम R4 निकल जाएगा, R निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा तो आप निकल जाएगा। इतना हम टाइम नहीं देंगे, इसमें समझने के लिए सिर्फ बनाए थे। तो यह है सीरीज सर्किट, सीरीज रेजिस्टेंस सर्किट। आगे हम देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए हम शॉर्ट कर देते हैं वीडियो को। थोड़ा स्लाइड देख लें, इंपॉर्टेंट स्लाइड कौन कौन है इसके बारे में। हम स्लाइड अभी फास्ट देख लेते हैं। ओम्स लॉ जनरली आपको पता है, ओम्स लॉ इज इक्वल टू रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। सिंपली ये रिलेशन होता है ओम्स लॉ में। तो ये है रिलेशन वोल्टेज करंट, यानी कि किसी भी कंडक्टर से कोई भी करंट पासिस थ्रू, यानी कि वोल्टेज पासिस थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज इक्वल टू, यानी कि सपोज दैट ओम्स लॉ डेफिनेशन कैसे लिखना है, वोल्टेज पासेज थ्रू ए कंडक्टर, मान लीजिए कंडक्टर ये रेजिस्टर, वोल्टेज पासेज थ्रू कंडक्टर, रेजिस्टेंस से कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पे कंडक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट पासेज थ्रू ए कंडक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रजिस्टर इज इक्वल टू, यही ओम्स लॉ का रिलेशन होता है सिंपली। अगला स्लाइड में ये ध्यान रखना, इस तरह से रजिस्टर निकाल सकते हैं, करंट और वोल्टेज। देखो रटे वाला काम हम नहीं करते हैं जनरली, इसीलिए हमको रटने वाला डेफिनेशन हमको इतना नहीं याद रखते, समझने वाला काम करते हैं ज़्यादा। तो इस चीज़ को, इस तरह का सर्किट आपको कोई भी रहेगा तो आप निकाल सकते हो आसानी के साथ। आगे देखते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं इस तरह का। अगर मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर R4 जो देते हैं, यहाँ पर R3 दे देते हैं, तो सब ज़्यादा कौन होगा, तो करंट से जो जितना दूर होगा ये सब ज़्यादा होगा। उसके बाद ये, उसके बाद करंट से जो जितना दूर होगा उसका वैल्यू उतना आगे रहेगा। उसके बाद आगे वाला स्लाइड देखते हैं। ये जो है ना रियोस्टेट है, हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए, एमीटर यूज करते हैं करंट मेजर करने के लिए, करंट मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए, ठीक है। ये बैटरी है। आगे रियोस्टेट का मतलब रेजिस्टेंस है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। रियोस्टेट का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ओम्स लॉ समझते हैं। ओम्स लॉ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज सिमन ओम्स, यानी कि सिमन ओम्स, OHM, यही इस व्यक्ति का नाम था, जॉर्ज सिमन ओम्स। ओम्स पूरा नाम है जॉर्ज सिमन ओम्स। ओम्स लॉ का इसका स्टेट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, याद रखिए ओम्स लॉ को निकालते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस इट। सपोज दैट ये कंडक्टर है, ठीक है, या मान लेते, चलिए हम ऐसे नहीं समझते, मान लेते हैं कि ये वायर है, ठीक है, ठीक है। इस यानी कि क्या करें, डायरेक्टली करंट फ्लोइंग, इससे करंट जो फ्लो होता है,
करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर ये है, मान लीजिए कंडक्टर है, रेजिस्टेंस इसका R मान, तो करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस इट, सीधी सी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज थ्रू इट, यही ओम्स लॉ। इसको अगर हटाते हैं तो इस कांस्टेंट को इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, इसका ऐसे फार्मूला बनता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये जो कंडक्टर है इस कांस्टेंट को ब्रेक करने के रजिस्टर यूज करते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वोल्टेज क्रॉस इट, याद रखिए कांस्टेंट टेम्परेचर याद रखिएगा, इसका स्टेट है कांस्टेंट टेम्परेचर। आगे देखते हैं ओम्स लॉ का फार्मूला तो पता है ये चीज़ें, वोल्टेज करंट एम्पियर, वोल्टेज को हम V से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होता है एम्पियर, करंट को हम I से डिनोट करते हैं, इसका एम्पियर है, रजिस्टर को हम R से डिनोट करते हैं, इसका OHM ओम्स है। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट के लिए ये समझते हैं, अगर वोल्टेज इंक्रीज करता है तो स्वाभाविक है करंट इंक्रीज करेगा। इस कंडीशन में रजिस्टर कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर कांस्टेंट रहेगा तब ऐसा कंडीशन होगा। वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो करंट स्वाभाविक इंक्रीज करेगा। सिंपल सी, अगर मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है, या फिर इसका कंडक्टर है, इसके अंदर ठीक है वोल्टेज है मान लेते हैं, ठीक है, वोल्टेज भी इंक्रीज कर देते हैं तो स्वाभाविक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, रजिस्टर कांस्टेंट है, तो इसको जितना इंक्रीज करेंगे तो करंट उतना ही इंक्रीज होगा, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के, तो R कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये जितना बढ़ेगा ये इतना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो और ये कांस्टेंट है इस कंडीशन में, तो ये फॉलो करता है। यहाँ पे भी वही होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस इंक्रीज, यानी कि इसको इंक्रीज करेंगे, स्वाभाविक है कि ये जो है ना ये डाउन हो जाएगा करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है करंट का पोजीशन, यानी करंट का अपोज करता है, तो उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि रेजिस्टेंस इंक्रीज का मतलब करंट डिक्रीज हो जाए, इस कंडीशन वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, याद रखिएगा। दोनों कंडीशन एग्जाम में आता रहता है। अगर हम सोचने के लिए, अगर थोड़ा सा याद करने के लिए हम इस टर्म को हम यूज कर सकते हैं। थोड़ा देर के लिए आप सोच सकते हैं कि आपके घर में जो है ना वाटर का जो प्रेशर होता है टूटी में, एक तरफ से जितना कभी कभी वाटर खोलते हैं तो ज़्यादा प्रेशर से आता है, तो उसी को प्रेशर को हम वोल्टेज कहते हैं। और वाटर का फ्लो, यानी जो उससे वाटर निकलता है एक तरफ से करंट, यानी कितना फ्लो हो रहा है, वाटर कितना निकल रहा है, यानी कि वाटर हमको कितना आ रहा है और कितना स्पीड से आ रहा है, उसको वोल्टेज कहते हैं। और वाटर कितना निकल रहा है, एक तरफ से करंट हो गया, और रेजिस्टेंस एक तरफ से पाइप साइज हो गया, पाइप साइज एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि पाइप साइज पर डिपेंड करता है कि वाटर इसमें कितना आएगा, हाँ जी, तो याद रखिएगा। आगे देखिएगा, उसके बाद ट्रायंगल ट्रिक के लिए फार्मूला है वही, वोल्टेज इक्वल टू I करंट, यानी कि सबको निकाल सकते हैं, ठीक है, आसानी के साथ। अब जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट, ओम्स लॉ ग्राफ। ओम्स लॉ ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ओम्स लॉ का हमेशा ग्राफ ऐसे होगा, तभी ओम्स लॉ ग्राफ होता है, ठीक है, तभी ये ओम्स लॉ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज स्ट्रेट लाइन होता है। ग्राफ बिटवीन वोल्टेज ऐसे ग्राफ होना चाहिए, ठीक है, तभी ओम्स लॉ तभी ओम्स लॉ फॉलो होगा। यानी दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दिस सो डायरेक्टली यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये जो R जो है ना एक तरफ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ब्रेक किया तभी R आया, क्योंकि I इज इक्वल टू V। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम ब्रेक करेंगे तो हम R को यूज करते हैं, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ब्रेक करेंगे तो I इज इक्वल टू 1/R होता है, और ये भी होगा, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू 1/R भी, ये जो है ना यही स्लोप है, स्लोप, ठीक है, यही स्लोप है, याद रखना।
तो क्योंकि अगर हम y एक फार्मूला है मैथमेटिकल टर्म y इजकल टू एम एक्स, यहाँ x इजकल टू वोल्टेज है, y इजकल करंट, ये इजकल टू ये जो है ना ये स्लोप है, समझने के लिए। आगे देखते हैं कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन फॉर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ओम्स लॉ वर्क्स ओनली व्हेन, याद रखिएगा कहाँ पर काम करता है ओम्स लॉ, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए ओम्स लॉ के लिए, याद रखें। ओम्स लॉ कंडीशन फॉर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। फिजिकली कंडीशन ऑफ कंडक्टर डज नॉट चेंज, यानी कि कंडक्टर के फिजिकली यानी साइज को बढ़ा भी नहीं सकते हैं, उसको टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी जो फिजिकल कंडक्टर का साइज कम बेसी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए फिजिकल कंडक्टर डज नॉट चेंज। दूसरी बात, अप्लाई मेनली मेटेलिक कंडक्टर, याद करना है ये तीनों कंडीशन याद करना। ओम्स ये सब क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, यानी कि मेटेलिक कंडक्टर याद रखें, अप्लाई ओम्स लॉ ओनली मेटेलिक कंडक्टर, ना कि ओमिक कंडक्टर या नॉन ओमिक कंडक्टर या सेमी कंडक्टर, सॉरी सेमी मेटेलिक मतलब मेटेलिक कंडक्टर में ही ओम्स लॉ अप्लाई होगा, सेमी कंडक्टर में नहीं। दूसरी बात, वेयर इट इज नॉट अप्लीकेबल, यानी ओम्स लॉ कहाँ पर फेल हो जाता है, सेमी कंडक्टर मतलब डायोड, रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर जो है, डायोड ट्रांजिस्टर सब जगह पे ये सब फेल हो जाता है। जहाँ पे पीएन जंक्शन होता है, पीएन इस जगह फेल हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट में ये फेल हो जाता है। नॉन लीनियर डिवाइस मतलब आपको बता चुका हूँ, ऐसे हो या फिर ऐसे हो, इस जगह पर ओम्स लॉ फेल हो जाता है। दूसरी, ये कहाँ पे यूज होता है, तो हम रियल लाइफ में अगर ओम्स लॉ को देखें तो डिजाइन क्या रहता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट जो भी हमारे घर में चार्जर होता है या फिर बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, हम कितना वोल्टेज चाहिए मेरे को, होम अप्लायंस यानी इलेक्ट्रिसिटी, एसी, फ्रिज, कूलर, जो भी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होता है, ये ओम्स लॉ द्वारा उसके अंदर भी सर्किट को भी डिजाइन किया जाता है, वो उस वहाँ पे भी ओम्स लॉ यूज करते हैं, याद रखें। चार्जर के जो हम इंटरनल सर्किट बनाते हैं वो उसमें भी ओम्स लॉ यूज करते हैं। मोबाइल के भी सर्किट बनाते हैं वहाँ पे भी ओम्स लॉ यूज करते हैं, याद रखें। मतलब कोई भी सर्किट बनाने के लिए वहाँ पे ओम्स लॉ यूज होता है, याद रखिएगा। यानी कि कैलकुलेटिंग करंट इन वायर में, सीधी सी बात है, वायर में करंट करने के लिए भी ओम्स लॉ यूज करते हैं, सिंपल। चाहे हम घर की वायर है उसको भी करंट करने के लिए, करंट को वैल्यू या वोल्टेज को निकालने के लिए ओम्स लॉ यूज करते हैं। यूज डिवाइस लाइक ए हीटर, बल्ब्स एंड रजिस्टर। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक तरह से बेसिक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बेसिक चीज़ है ओम्स लॉ। आगे कुछ है? आगे कुछ नहीं है, चलो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।